बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रोफेसर शहजाद अशरफ फ्रॉम द चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें अभी तक हमने रिसेंटली कूलॉम्स लॉ तक जो है वो आर्टिकल देख लिए थे। तो आज हम लोग जो आर्टिकल देखने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, तो ये जैसे जैसे आर्टिकल में जाएंगे तो मैं वहाँ पे आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फील्ड्स ऑफ फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बाकायदा डेफिनेशन में जाने से पहले कुछ चंद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेना ज़रूरी है, और ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नेचर में कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जिनके ओरिजिन का अभी तक नहीं पता। जैसे अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, तो आप लोगों को पता है भाई ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया और न्यूटन ने बताया कि भाई ग्रेविटी की वजह से ही चीज़ें ज़मीन की तरफ मूव कर रही हैं। सिमिलरली अगर हम लोग सोलर सिस्टम की बात करें, तो ये सोलर सिस्टम जो है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ने ही सस्टेन किया हुआ है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तो सोलर सिस्टम जो है वो सस्टेन नहीं होगा। यानी हम लोग इस बात पे एग्रीड हैं कि ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी ग्रेविटी की एग्जिस्टेंस से इनकार नहीं कर सकता। बट ग्रेविटी का ओरिजिन क्या है? द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द ग्रेविटी। तो ये हम लोग जब इस बात में आएंगे तो इसका हम लोग आंसर नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमें ग्रेविटी के ओरिजिन का नहीं पता। सिमिलरली इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स के बारे में भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स दो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, बट उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से जनरेट हो रही है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर होगा नो। तो इन दोनों बातों का मतलब ये हुआ कि नेचर में कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जिनकी एग्जिस्टेंस तो है, जो एग्जिस्ट तो कर रही हैं, बट उनके ओरिजिन के बारे में अभी तक नहीं पता। ऐसी फोर्सेस को हम लोग बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर की बात की, बट कुल मिला के 5 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, जिनमें से दो के नाम तो मैंने आपको बता दिए, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और इसके अलावा 3 तो ये हो गई, 2 इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 5 की 5 फोर्सेस ऐसी हैं जिनकी एग्जिस्टेंस तो है बट उनके ओरिजिन के बारे में नहीं पता। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। बट हमारे यहाँ पे इस आर्टिकल में सिर्फ हम लोग दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। दे आर कॉल्ड द बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। द रीज़न इज़ दैट द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेज इज स्टिल अननोन। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये याद रखनी है। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम में आया कि जैसे ग्रेविटी के बारे में आइंस्टाइन ने बताया भाई ग्रेविटी की वजह से चीज़ें ज़मीन की तरफ मूव कर रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, सो अगर मैं इसमें बात करूं तो याद रखिएगा माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, बल्कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट होती है, ये दोनों बातें माइकल फैराडे ने बताई। तो ये याद कर लीजिएगा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। तो ये दो एमसीक्यूज़ के पॉइंट थे, ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, जो हम लोगों ने आर्टिकल शुरू किया था, शॉर्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछूं ज़मीन के गिर्द ग्रेविटी कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, तो आपका बड़ा सिंपल सा आंसर होगा कि सर बाहर से कोई ऑब्जेक्ट लेके आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बना लूँ कि ये अर्थ है। अगर मैं आपसे पूछूं अर्थ के सराउंडिंग में कहाँ तक ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, तो आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि अगर हम बाहर से कोई ऑब्जेक्ट लेके आए, लेट्स से ये वो रीजन है जहाँ पे ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, इसके बाहर नहीं कर रही, तो जैसे इस ऑब्जेक्ट को इस रीजन के अंदर लेके आएंगे ना, तो ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देगी। यानी आप लोग बड़ा सिंपल सा ये बोलोगे कि वो रीजन जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करना शुरू कर दे, उस रीजन को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। यानी ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड वो होगा जहाँ पर ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगना शुरू हो जाएगी, और अगर उससे बाहर लेके जाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लगेगी। तो सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ,
तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड भी याद रखिएगा, ये आपके सामने एक चार्ज डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारे पास एक चार्ज मौजूद है। अगर मैं आपसे पूछूं इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो आंसर बड़ा सिंपल होगा कि वो रीजन, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में वो रीजन जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को लेके आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करे। मतलब अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ये मैंने एक चार्ज बनाया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना हो उसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। और भाई कैसे चेक करेंगे, खुद से हम लोग एक चार्ज लेके आएंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए। लेट से ये मैं चार्ज लेके आ रहा हूँ Q0, इसको हम बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज। तो क्या होगा, मान लें यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो होगा क्या, जो ही टेस्ट चार्ज को इसके अंदर लेके आएंगे हम लोग फील्ड के अंदर, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगना शुरू हो जाएगी। अट्रैक्शन कब लगेगी, रिपल्शन कब लगेगी, थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। तो याद रखिएगा, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में वो रीजन जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को लेके आए तो वो जो दूसरा चार्ज है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करे, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम लोग उस रीजन से बाहर चले जाएंगे, उस रीजन से बाहर चले जाएंगे सॉरी, तो वहाँ पे फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रही होगी, तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बाकायदा आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं, द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज विद इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि चार्ज के गिर्द में वो जगह जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को लाएं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करे, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी सीख लेनी है। पहली चीज़ ये है कि वो चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना होगा उसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। जैसे ये मैंने सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाह रहा हूँ कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है। भाई मुझे नहीं पता था कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कैसे चेक करेंगे, भाई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। तो पहली बात याद रखिएगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है वो कहलाएगा सोर्स चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो आप लोग बोलोगे सर हम बाहर से कोई चार्ज लेके आएंगे। तो भाई ये जो बाहर से चार्ज लेके आ रहे हैं ये कहलाएगा टेस्ट चार्ज। अच्छा, सोर्स चार्ज के बारे में दो चीज़ें याद कर लें, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट ये जो बाहर से चार्ज लेके आ रहे हैं हम लोग टेस्ट चार्ज, याद रखिएगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। भाई ये इसीलिए हमने रखा हुआ है ताकि हम लोग टेस्ट चार्ज की बजाय टेस्ट चार्ज को देखते हुए सोर्स चार्ज के बारे में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे भाई सोर्स चार्ज किस तरह का है। तो दो बातें याद कर लें, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में वो रीजन जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना होता है वो कहलाता है सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए जो बाहर से चार्ज लेके आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज बेटा याद रखिएगा आमतौर पे हम लोग उसको पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये तो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। तो नेक्स्ट एक और छोटी सी डेफिनेशन है उसमें चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। भाई वो कैसे पता चलेगा, मैं अगर आप लोगों से बोलूँ कि भाई ये हमारे पास लेट से ये हमारे पास मान लें सोर्स चार्ज है, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, आप लोग ये चेक करना चाह रहे हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इसके करीब में टेस्ट चार्ज लेके आओगे। भाई टेस्ट चार्ज को ये रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है। पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव, चलो मान लें रिपेल कर रहा है। भाई जितनी ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता लगानी है ना, तो आप लोग ये देखोगे कितनी फोर्स लगी उस टेस्ट चार्ज के ऊपर, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये सारे सेम वर्ड हैं, अगर इनकी डेफिनेशन में चलें तो आप लोग देख सकते हो
द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बाई वाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बेटे ज़रा याद करो, मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज। जब भी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे होंगे तो आप समझ लो टेस्ट चार्ज की बात हो रही है। तो इसका मतलब है जितनी फोर्स लगेगी उस टेस्ट चार्ज के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएं तो E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। याद रखिएगा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बेसिकली हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि वो कितना वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बेटे ई से डिनोट कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला आपके सामने एफ ओवर क्यू नॉट है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आप लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स पूछ लूँ तो मेरे ख्याल से आपको यूनिट्स बताने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। फोर्स के यूनिट्स जो हैं वो न्यूटन होते हैं, सब लोगों को पता है, और चार्ज के यूनिट जो हैं वो कूलम होते हैं। तो भाई इसके यूनिट्स जो है वो न्यूटन पर कूलम होंगे, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके एक और यूनिट भी होते हैं बट वो आगे चल के बात करेंगे हम लोग। फिल वक्त आप लोगों को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट याद कर लेने हैं, न्यूटन पर कूलम है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, तो भाई आप लोगों को इस एक्सप्रेशन में नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर एरो लगा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बताएं भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ऑब्वियसली भाई इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, ये किस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ने की, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट इस वजह से इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में जान सकें। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऑलरेडी बात कर ली भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, वीक फील्ड होगा तो कम फोर्स लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, द आंसर इज़ वेरी सिंपल कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट। ये उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पहली बात तो ये आ गई। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई एक्सप्रेशन डिराइव करें फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब एक तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया जी, एफ ओवर क्यू नॉट याद कर लीजिएगा, ठीक है, यूनिट्स न्यूटन पर कूलम आ गए। अब एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और फार्मूला हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट बड़ी जगहों पे यूज़ होने जा रहा है। तो इसकी डेरिवेशन देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी यूज़ होने जा रहा है। तो आइए हम लोग एक टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो अभी के लिए समझ लें, ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास ये Q जो है ये एक सोर्स चार्ज है और ये Q नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है। तो बेटे ये बताओ अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को उठा के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आऊँ तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, तो बेटे याद करो ज़रा कूलॉम्स लॉ को। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि जब भी दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो उनकी फ़ोर्स मालूम करने का फार्मूला हमें पता है, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। और आप लोगों ने पढ़ा था K की जगह में हम लोग 1/4πε0 भी पुट कर सकते हैं। तो K की जगह तो 1/4πε0 पुट कर दिया। बेटे Q1 की जगह में हमें ये समझ लें Q1 पहला चार्ज है, उसकी जगह में हम Q लिख सकते हैं, हमने इसका नाम ही Q रखा हुआ है। और Q2 दूसरा चार्ज है और दूसरा चार्ज मैंने बोला टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज को नॉर्मली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Q नॉट से। तो Q1 की जगह में Q लिख दें, Q2 की जगह में बेटे Q नॉट लिख दें, और मान लें दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। तो अभी तक जो फोर्स का फार्मूला आएगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वो 1/4πε0 Q नॉट ओवर आर स्क्वेयर। अब एक काम करें, हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इससे पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं, चलें आइए ज़रा वापस चलते हैं।
तो ये अभी हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये वाला फार्मूला पढ़ के आए हैं, F/Q0। एक काम करें, जो फोर्स की वैल्यू आई है वो इस फार्मूले में पुट कर दें। तो आइए हम लोग, जो फोर्स की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/4πε0 Q0/r², उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में आप लोग पुट करोगे तो देखिएगा F की जगह में हमने लिख दिया 1/4πε0 Q0/r²। अब देखें ये Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे Q0 से Q0 को आप लोग कैंसिल करेंगे तो जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी 1/4πε0 Q/r²। तो बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, इस फार्मूले को भी याद कर लें। दो फार्मूले हो गए, एक F/Q0 और दूसरा 1/4πε0 Q/r²। या आप सिंपली इसको यूँ याद कर सकते हो, E = K Q/r²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का दूसरा फार्मूला आ गया। तो अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखना चाहें तो बेटे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एरो लगा दें, लेफ़्ट साइड में लगा दें एरो, और राइट साइड में आप लोग साथ में यूनिट वेक्टर ऐड कर दें। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो याद रखिएगा r इज़ अ यूनिट वेक्टर एंड इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम सोर्स चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक शॉर्ट आर्टिकल था और इसमें आप लोगों को 3 चीज़ें याद करनी है। पहले तो कुछ MCQs के पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि भाई बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरा फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसके यूनिट्स, उसकी डायरेक्शन, और उसके 2 फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग चल रहे हैं जी, ये एक लॉन्ग आर्टिकल बन सकता है या इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है। तो ये दोनों तरह से आ सकता है आर्टिकल, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हो। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, चले आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात, तो अभी हम लोग ये आर्टिकल पढ़ते हुए आ रहे थे तो हम लोगों ने बात की कि भाई एक होगा सोर्स चार्ज, चले मान लें ये Q सोर्स चार्ज है। अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई ले आए टेस्ट चार्ज, चले मान लें ये मैं एक टेस्ट चार्ज ले आया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, जो ही इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के करीब रखेंगे, तो मान लो सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, भाई टेस्ट चार्ज होता ही पॉजिटिव है, हमने बात कर ली, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये किधर को मूव करेगा, इस साइड को मूव करेगा। तो जिस साइड को टेस्ट चार्ज मूव करे उस साइड में एक लाइन ड्रॉ कर दो। सिमिलरली अगर एक टेस्ट चार्ज मैं यहाँ पे रख दूँ, भाई ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये भी इधर को मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी टेस्ट चार्ज को हम लोग सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेगा, पाथ फॉलो करेगा। तो जो पाथ टेस्ट चार्ज फॉलो कर रहा है, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं ऑफ अ सोर्स चार्ज, तो जो पाथ वो फॉलो करेगा दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पहली डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, द पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो जब भी आप लोग एक टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज को लाएंगे, तो जो पाथ टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। ये तो पहली डेफिनेशन होगी। अब बुक की डेफिनेशन में चलते हैं, ये हमारी बुक में डेफिनेशन बताई हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो बेटे 2 चीज़ें याद कर लीजिएगा। पहली बात ये कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, और ये सिर्फ हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी हमारे लिए क्या रहे, आसानी रहे। तो जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लोगे तो आप लोग 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाओगे। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट से हमारे पास 2 चीज़ों की जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन याद रखिएगा हमें जो है वो बता रही हैं स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और दूसरा ये हमें बता रही हैं डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो हमें 2 चीज़ों के बारे में बता रही हैं,
नंबर एक तो स्ट्रेंथ और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये दोनों बातें करने का क्या मकसद है, स्ट्रेंथ के बारे में कैसे बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैसे बताएंगी, तो वो मैं थोड़ा आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी तक दो बातें फिल वक्त सीख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो पाथ जो फॉलो करेगा टेस्ट चार्ज जब हम उसको सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, और जब हम इन लाइंस के बारे में पढ़ लेंगे तो ये हमें दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बाई स्ट्रेंथ और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, मैंने बोला थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। तो आइए देखते हैं मुख्तलिफ केसेस में किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो केस नंबर 1 हेडिंग आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज। भाई पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की बनेगी। भाई बड़ा सिंपल है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप भी इसका आंसर कर सकते हो। चले मान लें ये एक टेस्ट चार्ज है, ये समझ लें सोर्स चार्ज है। अगर आप इस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो बोलो ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज होता ही हमेशा पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। चलें इसके सराउंडिंग में यहाँ पे एक और टेस्ट चार्ज रख दें, बोलें ये भी टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दें, बोलो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग सोर्स चार्ज पॉजिटिव ले लें तो उसके सराउंडिंग में जितने भी आप लोग टेस्ट चार्जेस रखोगे वो सबको आउटवर्ड डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी बेटे वो याद रखिएगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड। ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो आउटवर्ड बनेंगी। भाई उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी, पहले ये देख लें। अगर मैं ये बीच में जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये सोर्स चार्ज है, और यहाँ पे अगर मैं मुख्तलिफ जगह पे टेस्ट चार्जेस रखूँ, इस जगह पे तो आपको पता है ये रिपेल करेगा तो बाहर ही मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो आउटवर्ड बनेंगी। अब अगला क्वेश्चन है भाई आउटवर्ड ही क्यों बनेगी, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नीचे बता दी है कि क्योंकि टेस्ट चार्ज जो है उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी सोर्स चार्ज की वजह से। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा तो इसी वजह से बाहर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर बनेगी। तो पहली बात याद कर लीजिएगा, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो आउटवर्ड बनती हैं, रेडियली आउटवर्ड बनती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आउटवर्ड डायरेक्शन में, जैसे सर्कल का रेडियस होता है, लाइक दैट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी केस नंबर 2 कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। दूसरा केस हमारे पास है नेगेटिव सोर्स चार्ज। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटे नेगेटिव सोर्स चार्ज ले लें, जो बीच में हमने सोर्स चार्ज रखा हुआ है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग चेक करना चाह रहे हैं, मान लें नेगेटिव है, इसके करीब में अगर मैं टेस्ट चार्ज रख दूँ, बोलो टेस्ट चार्ज के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किधर को मूव करेगा, इनवर्ड मूव करेगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जिस साइड पे टेस्ट चार्ज मूव करे उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड बन रही है। यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखूँ भाई, टेस्ट चार्ज याद रखिएगा बेटे पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव है, ये भी अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इन साइड ही बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव अगर हम लोग सोर्स चार्ज ले लेंगे तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी ना वो आपके पास इनवर्ड बनेंगी। भाई इनवर्ड की लॉजिक क्या बन रही है वो आप लोगों को बता दी है, उसकी लॉजिक यही बन रही है क्योंकि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। उसकी वजह भी सिंपल है, सोर्स चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज होता ही हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है नेगेटिव सोर्स चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किधर बनेगी, इनवर्ड बनेगी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी केस नंबर 3 पे। दो हो गए, पॉजिटिव के केस में आउटवर्ड और नेगेटिव के केस में इनवर्ड, ये याद भी कर लीजिएगा। अब अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं सिमिलर। सिमिलर का कॉन्सेप्ट बेटा ये है, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो चलो मान लें एक दफ़ा के लिए कि जो दोनों चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हैं। और दूसरा मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा इक्वल। इक्वल मीन कि ये मैग्नीट्यूड में भी बराबर है, मतलब एक अगर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है ना, दूसरा भी 2 माइक्रोकूलम का ही चार्ज होगा, लेट से मैंने कूलम लिख दिया।
तो पहली बात याद कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्यू टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। भाई सिमिलर मतलब पोलैरिटी सेम, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, और ऊपर से इक्वल मीन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो अब ये काम करते हैं हम लोग दो पॉजिटिव, पहले तो हम एक एक चार्ज ही डिस्कस कर रहे थे, अब हम एक से ज़्यादा अगर सोर्स चार्जेस ले लें, और ज़्यादा में अभी हम दो में ही जा रहे हैं, तो अगर ये मैं दो सोर्स चार्जेस ले लूँ और आप लोगों से पूछूं अगर इनके बीच में यहाँ पे कहीं पे टेस्ट चार्ज रख दूँ, तो बोलो ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये दोनों की रिपल्शन की वजह से या तो इस साइड को मूव कर देगा या इस साइड को मूव कर देगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दूँ, तो अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये इस साइड को मूव कर देगा, ये इसको रिपेल कर रहा है, अगर ये फोर्स लग रही है तो इधर मूव कर देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि स्टेट नहीं बनेगी, याद रखिएगा। भाई किस तरह की बनेगी, तो यहाँ पे एक बात लिख दी गई है कि इन केस ऑफ आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी कर्व्ड। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह की बनेगी। ये आप लोगों की बुक की डायग्राम है कि थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें दो पॉजिटिव चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि वो भी रिपेल कर रहा है वो भी रिपेल कर रहा है, तो वो कर्व बनेगी। और अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों का जो सेंट्रल रीजन है वहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, भाई सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। उसकी वजह ये है कि दोनों की रिपल्शन है। तो भाई ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर रही, ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन। तो तीसरा केस याद कर लें कि दो सिमिलर और इक्वल चार्जेस के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी, और उस रीजन को याद रखिएगा ज़ीरो फील्ड स्पॉट बोलेंगे। और आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे ज़ीरो फील्ड स्पॉट के, तो जब भी वो ज़ीरो फील्ड स्पॉट बोले तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको क्या लेनी है, ज़ीरो, यानी वहाँ पे एक्चुअली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और इलेक्ट्रिक ये ज़ीरो फील्ड स्पॉट के केसेस क्या होंगे ये जब हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा, लेकिन फिल वक्त आप वर्ड याद कर लो। ज़ीरो फील्ड स्पॉट का मतलब वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, नेट वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो आ रही है, उसको हम लोग ज़ीरो फील्ड स्पॉट बोलेंगे। और ये चीज़ याद कर लें कि दो सिमिलर और इक्वल चार्जेस के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी, उस रीजन को हम लोग ज़ीरो फील्ड स्पॉट बोलेंगे। तो तीसरे केस में याद कर लिया आप लोगों ने कि सिमिलर इक्वल चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड होंगी और सेंटर रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। होपफुली समझ आ गया होगा। केस नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। केस नंबर 4 हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। फिर से ऑपोजिट बोलें तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और इक्वल मीन के मैग्नीट्यूड भी सेम है। मतलब अगर ये 1 कूलम का चार्ज है तो ये भी 1 कूलम का चार्ज होगा। तो अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। चलें ये मैं मान लूँ एक चार्ज है, ये मान लें दूसरा चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक काम करते हैं हम लोग इनके बीच में टेस्ट चार्ज रख देते हैं। ज़रा सोच के बोलो टेस्ट चार्ज के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो बताओ ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, ठीक है। पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ नहीं बनती तो भाई रिपेल करेगा, एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को देख के राज़ी नहीं। तो सिमिलरली ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ क्या है, दिल लगी है, मतलब ये उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इनकी आपस में बनती है। तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को धक्का दे रहा है और नेगेटिव चार्ज में उसको सिंपैथी फील हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लूँ और एक नेगेटिव चार्ज ले लूँ, ऑपोजिट का मतलब ये हुआ कि ऑपोजिट पोलैरिटीज़ हैं, और इनके बीच में टेस्ट चार्ज रख दूँ तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, कहाँ पे जाकर रुक जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज पे जाकर रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोग अनइक्वल और ऑपोजिट चार्जेस ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होंगी, मतलब यहाँ से ही मूव करना शुरू कर देगा, और कब तक मूव करता रहेगा, जब तक ये नेगेटिव के साथ जाके अटैच नहीं हो जाता। तो याद रखिएगा कि इन केस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो आइए एक डायग्राम में हम लोग इसको देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव पे क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। ये बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है, बस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलरली केस नंबर 5 सॉरी जो है वो एग्जैक्टली केस नंबर 4 के जैसा ही है। भाई इस केस को पढ़ने का क्या मकसद है, तो ये भी हम लोग बात करते हैं। तो अगर मैं एक कैपेसिटर की बात करूं, ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट नॉर्मली कैपेसिटर्स में होती हैं। ये आपके सामने डायग्राम है, आप लोग देख सकते हो। रेड वाली जो प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो ब्लू वाली प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो फिर से क्वेश्चन वही है, अगर मैं इनके बीच में टेस्ट चार्ज रख दूँ तो आपका क्वेश्चन यही होगा कि सर पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव वाली प्लेट पे जाके रुक जाएगा, लेकिन प्लेट के अंदर नहीं मूव करेगा। मतलब प्लेट की अंदर वाली सरफेस में नहीं चला जाएगा, प्लेट के अंदर नहीं ये जाएगा, सिर्फ प्लेट की यहाँ पे अपर सरफेस से शुरू होगा और अपर सरफेस पे ही एंड हो जाएगा। मतलब क्या मतलब टेस्ट चार्ज अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये प्लेट इसको रिपेल करना शुरू कर देगी। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा जूम कर लें तो मान लो बेटे अगर मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दूँ तो ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। हाँ, प्लेट के अंदर नहीं जाएगा कोई भी चार्ज। इसका मतलब ये होगा कि अगर दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट ले रहे हैं, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे पे नेगेटिव हो, तो याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस से शुरू होंगी और नेगेटिव प्लेट की इनर सरफेस पे जाके रुक जाएंगी, उसके अंदर नहीं जाएंगी। उसकी लॉजिक बड़ी सिंपल समझ आ रही है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रुक जाएगा। तो बेटे नेक्स्ट कुछ आर्टिकल में हमने कैपेसिटर का आर्टिकल डिस्कस करना है और बाकायदा इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। तो याद रखिएगा कि इस केस को, ये केस नंबर 5 जो है ये सिमिलर है केस नंबर 4 की तरह का, बट 5 को डिस्कस करने की दो वजूहात हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट की बात करेंगे, और नंबर 2 में याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटर का जो बीच वाला रीजन है, यानी जो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट है उनके सेंट्रल रीजन की बात करें, तो यहाँ पे एक बात लिख दी है कि इन द मिडल ऑफ द रीजन ऑफ द प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी आप लोगों को याद कर लेना है कि ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 के 5 केसेस हो गए। पहला केस था पॉजिटिव सोर्स चार्ज, याद कर लें पॉजिटिव के केस में आउटवर्ड, दूसरा था नेगेटिव सोर्स चार्ज इनवर्ड, तीसरा केस था सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, तो कर्व्ड बनी थी और बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आई थी जिसको बोला था ज़ीरो फील्ड स्पॉट। तो चौथा केस अभी हमने डिस्कस किया कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, तो पॉजिटिव से शुरू हो रही नेगेटिव पे एंड हो रही है, और पांचवा केस भी चौथे की टाइप का ही है। इसमें आखिरी बात करते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 2 प्रॉपर्टीज़ 3 प्रॉपर्टीज़ लिखें। और तीसरी बात ये है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, उसका भी आंसर हम लोग यहीं से करेंगे। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने शुरू की डेफिनेशन में आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम लोग 2 चीज़ें समझने के काबिल हो जाएंगे। नंबर 1 तो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन प्रॉपर्टीज़ को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि हम स्ट्रेंथ या डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 1 में चलते हैं। याद रखिएगा अभी हम लोगों ने केस नंबर 4 और 5 पढ़ा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो और इनके बीच में कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए, तो हम लोगों ने बात की थी कि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव से मूव करना शुरू करेगा और कहाँ पे जाके रुक जाएगा, नेगेटिव पे। इसका मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और कहाँ पे एंड हो जाएंगी, नेगेटिव पे। तो पहली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल वही आ गई कि अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएंगी। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगी, डायरेक्शन भी बताएंगी। भाई स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, तो बेटे याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में करीब करीब हैं, उनका डिस्टेंस कम है, तो याद रखिएगा फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो याद रखिएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगा।
तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब करीब होंगी वहाँ पे फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीक। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड के बारे में पता लगा सकते हैं। कैसे पता चला भाई? पता चला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो फील्ड वीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेंथ का तो पता चल गया। एक बात तो पूरी हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। अब मसला रह गया डायरेक्शन का। भाई डायरेक्शन कैसे बताएंगी? तो तीसरा पॉइंट इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि डायरेक्शन कैसे पता लगानी है। तो देखें जी, पढ़ते हैं इसको हम लोग। द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, ठीक है, अगर हम स्लाइड्स में थोड़ा पीछे चले जाएं तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये हमारे पास बेटे डायग्राम है। आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाना चाहते हैं। लेट्स से आप लोग यहाँ पे डायरेक्शन पता लगाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे डायरेक्शन बताओ। तो बेटे सिंपली क्या करो, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट आप लोग समझते हो कि जो इसको टच करे कट ना करे। तो जिस साइड को इस टेंजेंट की डायरेक्शन होगी ना, वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेट्स से आप लोग यहाँ पे पता लगाना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो बेटा यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो जो डायरेक्शन टेंजेंट की बनेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन पता लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो जो डायरेक्शन उस टेंजेंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो दो बातें हो गई जी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब करीब हैं तो फील्ड स्ट्रांग होगा, और फार अपार्ट हैं तो दूर होगा, सॉरी वीक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ तो पता चल गई। अब मसला रह गया डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन का तरीकाकार भी बता दिया कि जिस पॉइंट के ऊपर आप डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो, आपको सिंपली उसके ऊपर क्या ड्रॉ कर लेना है, टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पॉइंट नंबर 4 है। इसमें से आपका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेगा 12.5। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो वो भी समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। भाई कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन है। जैसे मैं अगर एक बात करूं कि ट्रेन की दो पटरियां हैं, वो आपस में मिलती क्यों नहीं है, तो आपका आंसर बड़ा सिंपल होगा कि सर हर कोई अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, वो किसी दूसरे की डायरेक्शन में इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो सेम इज़ द रीज़न हेयर कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। उसका लॉजिक ये है कि एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है। अगर अगर खुदा ना खास्ता क्रॉस कर दें तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, जो कि मुमकिन नहीं है। अब पांचवा पॉइंट हम लोग समझते हैं। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में तो नहीं है बुक में इसको वैसे ही एक बोल्ड करके दिया हुआ है, बट हम लोग इसको प्रॉपर्टीज़ में ऐड कर लेते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। अच्छा, अब इस बात को समझते हैं। अगर मैं एक यूनिट एरिया ले लूँ, मतलब ये ले, मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने रख दिया, बट रखा कैसे, परपेंडिकुलर। ये लें, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा अगर मैं ऐसे रखूं तो ये पैरेलल हो जाएगा, ऐसे नहीं रख रहा, ये परपेंडिकुलर ऐसे रखना है हम लोगों ने। इसके परपेंडिकुलर रख दिया तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, याद रखिएगा उतना ही फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ये उसी पॉइंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बेटा याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुई करीब करीब तो इस यूनिट एरिया से यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हुई दूर दूर तो हो सकता है इस यूनिट एरिया से सिर्फ बड़ी थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें। तो इसका मतलब ये होगा, अब पढ़ें इस पॉइंट को, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। भाई यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करी हैं, बट एरिया रखना कैसे है, परपेंडिकुलर। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी
दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। इसका मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी तो वीक फील्ड होगा। यानी अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता लगाना है तो एक और तरीक़ाकार भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने एक यूनिट एरिया रख दो, बट रखना कैसे है, परपेंडिकुलर। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बताएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। तो बेटा एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आप लोग मज़ीद इस टाइप की वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो हमारा चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स जो है इसको लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नई वीडियोस आएँ तो आप लोगों को पता चलता रहे। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।